नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारे क्षितिज का पार्ट 2 ल्हासा की ओर। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, ल्हासा की ओर पार्ट में तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया गया है और हमने पाठ के सार में इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त की है और उसी से संबंधित आज हम अभ्यास के जो अन्य हैं और अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं वो आज हम करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है वो क्या है और उसमें क्या कहा गया है। थोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए, यानी कि ठहरना मतलब रहने के लिए उच्च स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश यानी कि जेंटलमैन होने पर भी उन्हें उच्च स्थान नहीं दिला सका। इसका क्या कारण था? चलिए देखते हैं उत्तर। लेखक जब पहली बार तिब्बत की यात्रा पर गया था तो एक भिखारी के वेश में गया था। पहली बार किस वेश में गया था? भिखारी के वेश में। यात्रा के समय मार्ग में उसकी मुलाकात मंगोल जाति के बौद्ध भिक्षु से हुई थी, जिसे क्या नाम दिया गया? सुमति। ठीक है, यात्रा के समय किससे मुलाकात हुई थी? मंगोल जाति के बौद्ध भिक्षु से। मंगोल जाति का कौन था? बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, और उसका नाम क्या था? सुमति। सुमति की तिब्बत के गांवों में बहुत जान पहचान थी। जो सुमति था, बौद्ध भिक्षु था, उसकी तिब्बत के जो गांव में थे वहाँ पर उसकी बहुत सी जान पहचान थी। वहाँ के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। उसके साथ होने के कारण ही लेखक को भिखारी के वेश में होने पर भी ठहरने का उचित स्थान मिला था। लेकिन दूसरी बार जब गया तो वो किस रूप में गया था? एक सम्मानित यात्री के रूप में गया था, यानी कि भद्र वेश में गया था, अच्छे कपड़े पहनकर गया था। सम्मानित यात्री के रूप में संध्या के समय तिब्बत पहुंचा था। किस समय पहुंचा था? संध्या के समय, यानी शाम के समय पहुंचा था। उस समय वहाँ के लोग नशीला पदार्थ पीने के कारण नशे की अवस्था में थे। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि छड़ नामक एक पेय पदार्थ होता है जिससे नशा हो जाता है और वहाँ के लोग शाम के समय पीते हैं। इसी कारण पीने के कारण वे नशे की अवस्था में थे, इसलिए उन्हें ठहरने का उचित स्थान किसको? लेखक को नहीं मिला था। ये आपको समझ आ गया होगा क्या कारण था ना मिलने का। पहली बार उनके साथ सुमति था और उस समय वो दिन के समय गए थे और शाम के समय दूसरी बार गए थे। उस समय वहाँ के जो लोग होते हैं, तिब्बत समाज के लोग जो होते हैं, वो एक कैसा नशीला पदार्थ पी लेते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि भद्रवेश में कोई अच्छा व्यक्ति आया हुआ है या नहीं आया हुआ, कैसा है, तो उन्हें कुछ नहीं पता चलता। इसी कारण जो लेखक है उसे रहने का उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। यहाँ आपको जो मैंने समझाया है आपको समझ आ ही गया होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं जो अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो ये अगला क्वेश्चन है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का जो डर था, भय था, वो बना रहता था। जब लेखक गया था उस समय तिब्बत में हथियारों का कानून न रहने का, यानी कि आपको पता है कि आज के समय में अगर कोई गन भी रखना चाहता है, पिस्टल रखना चाहता है, तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, अगर नहीं लेते तो उन्हें, अगर मिल जाए तो उन्हें पकड़ लिया जाता है। लेकिन उस समय जब लेखक गया था वहाँ पर तिब्बत में ऐसा कोई कानून नहीं था। किस कारण वहाँ के लोग हथियारों को अपने किस तरह रखते थे? जैसे डंडे को रखा जाता है ऐसे ही बंदूक वगैरह रखते थे। इसका क्या कारण था? चलिए देखते हैं। उस समय तिब्बत में हथियार का कानून ना होने के कारण यात्रियों को हमेशा अपनी जान और माल का खतरा बना रहता था। जो यात्री थे उन्हें ये डर लगा रहता था कि उनकी कोई जान ना ले ले या उनका कोई जो माल मतलब सामान ना छीन ले। यहाँ के लोग आत्मरक्षा के लिए खुले आम हथियार लेकर घूमते थे। जो वहाँ के लोग थे वो अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा मतलब अपनी रक्षा के लिए खुलेआम बिना किसी डर के हथियार लेकर घूमते थे। यहाँ अनेक निर्जन स्थान थे। निर्जन होता है सुनसान स्थान थे, जहाँ डाकू को किसी का भय नहीं होता था। मैंने आपको बताया था पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा स्थान होता था जहाँ से यात्रियों को निकल कर जाना पड़ता था और ये
बिल्कुल सुनसान इलाका होता था। इसी कारण आपको बताया गया था जब इस स्थान से लेखक और सुमति निकलने लगे थे और भिखमंगे के वेश में थे, तो जब इस स्थान से गुजरने लगे तो उन्होंने क्या किया था, अपनी टोपी उतार कर भीख मांगने लगे थे। यहाँ अनेक निर्जन स्थान थे जहाँ डाकू को किसी प्रकार का भय नहीं रहता था। ऐसे स्थानों पर पुलिस का भी कोई प्रबंध नहीं होता था, पुलिस का कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में डाकू यात्रियों को पहले क्या कर देते थे, मैंने बताया था आपको, हत्या करते थे, फिर उससे माल लूट लेते थे। पहले मारते थे और फिर उसका जो सामान था वो लूट लिया जाता था। आपको बता दिया गया होगा कि हथियार का कानून ना होने के कारण अपने जान की रक्षा के लिए, अपने माल की रक्षा के लिए वहाँ के लोग हथियार लेकर घूमते थे। और अन्य कारण क्या हो सकता है कि पुलिस का प्रबंध नहीं था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था? तो इसके निम्न कारण हैं। लेखक का अपने साथियों से पिछड़ने के मुख्यतः दो कारण मुख्य रूप से हैं। लेखक का एक तो घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था, और आप इसके साथ ये भी लगा सकते हैं यदि उसे मारता तो वो थोड़ा सा और रुक जाता था। ठीक है, उसे लगा कि घोड़ा थक गया है इसलिए उसने मारा भी नहीं। और चढ़ाई थी, चढ़ाई में बहुत अधिक वो धीमा चल रहा था, पहाड़ी इलाका था, वो पहाड़ी इलाके में चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसने सोचा कि थक चुका है, इसी कारण वो धीमा चल रहा है, इसने मारना भी लेखक ने उचित नहीं समझा। तो लेखक का घोड़ा बहुत धीमी चल रहा था, इसी कारण वो अपने साथी से पिछड़ गया था। दूसरा कारण यह था कि लेखक रास्ता भूल गया था। उसे 1-1.5 मील, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि एक जगह पर दो रास्ते फूट रहे थे और जो लेखक था वो गलत रास्ते पर चला गया था, और 1-1.5 मील आगे चले जाने पर उसे पता चला कि यह गलत मार्ग है। वहाँ से लौटने पर भी उसे देरी हो गई थी। यहाँ आपको जो मैं प्रश्न दिया गया है वो आपको समझ आ गया होगा। लेखक का अपने साथियों से पिछड़ने का कारण दो बताए गए हैं और दोनों आपको अच्छी तरह से भली भांति आपको समझ ही आ गए होंगे। अगला जो हमारा है वो हमारे से एक चीज़ पूछते हैं कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इसका उत्तर जानते हैं। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे दुर्गम मार्ग को, जो दुर्गम जहाँ जाना बड़ा मुश्किल होता है, मार्ग की कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ी। जो कठिन रास्ता था, पहाड़ी इलाका था, उसकी चढ़ाई चढ़नी पड़ी। पहला पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो इसे आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं कि उसे दुर्गम मार्ग की कठिनाई, पहला पॉइंट ये बना सकते हैं, उसे दुर्गम मार्ग की कठिनाई, कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ी। मार्ग में मामूली रास्ते पर रुकना पड़ा। अन्य का आप पॉइंट बना सकते हैं, मामूली जो छोटे छोटे रास्ते थे वहाँ पर भी उसे रुकना पड़ा। ठीक है, डाकुओं लुटेरों से बचने के लिए भिखमंगों के समान टोपी उतार कर और जीभ निकाल कर उससे दया की भीख मांगते हुए पैसे मांगने पड़े। अगला पॉइंट्स भी ये भी बना सकते हैं, पॉइंट्स में भी कर सकते हैं आप। डाकुओं लुटेरों से बचने के लिए जो लेखक था उसे भिखमंगों के समान टोपी उतार कर जीभ निकाल कर दया की भीख मांगते हुए पैसे मांगने पड़े। अन्य कारण, लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त था जिस कारण वह अपने साथियों से भी पिछड़ गया था, यानी कि अकेला, उसे आधे रास्ते पर अकेला भी जाना पड़ा और लंकोर जाते हुए गलत रास्ते पर चला भी गया था वो। लेखक का सुमति के क्रोध का शिकार भी बनना पड़ा था, ये भी पॉइंट्स बना सकते हैं आप। अलग अलग पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हैं, जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, रेखांकित किए हैं, आप उसे पॉइंट्स में दे सकते हैं। आपको याद करने में सुविधा रहेगी, आसानी रहेगी। लेखक को सुमति के क्रोध का शिकार भी बनना पड़ता। मैंने बताया था आपको, जब गलत रास्ते पर चले गए थे, घोड़ा धीमी गति से चल रहा था, तो क्या हो गया था, गलत रास्ते पर जाने पर 1.5-2 मील जाने के बाद उसे वापस आना पड़ा था। तो सुमति को बहुत अधिक गुस्सा आया था। क्या था, उसने 3 बार चाय गर्म की है, उतने किन्ने जो उपले होते हैं उसे जलाया है, तो उसे क्रोध का शिकार भी बनना पड़ा। भार वाहक ना मिलने पर लेखक को अपना सामान अपने कंधे पर लाद कर ही यातना करनी पड़ी। यानी कि जिसे भार वाहक का मतलब होता है कुली, उसे कोई भार कुली जो सामान उठाते वो कोई ना मिलने के कारण उसको अपना सामान अपने कंधे पर लादना पड़ा। खाने पीने का जो मिला उसी में गुजारा भी करना पड़ा। तो आपको ये पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, उसे दुर्गम मार्ग की कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ी।
सेकंड पॉइंट बना सकते हैं, मार्ग में मामूली स्थानों पर रुकना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, डाकू लुटेरों से बचने के लिए भिखमंगों के समान टोपी उतारकर जीभ निकाल कर दया की भीख मांगनी पड़ी। लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त था, जिस कारण वह अपने साथियों से भी पिछड़ना पड़ा। उसे गलत रास्ते पर चला गया था और उसे सुमति के क्रोध का शिकार भी होना पड़ा। बाहर वाहक ना मिलने के कारण अपना सामान अपने कंधों पर खुद उठाना पड़ा और रास्ते में खाने पीने का जो भी सामान मिला उससे ही गुजारा करना पड़ा। तो ये आपको समझ आ ही गए होंगे जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, आप इनको पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत, जो हमारी यात्रा है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो हम देखते हैं उस समय तिब्बत का समाज कैसा था। उस समय का तिब्बती समाज अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ था। जो हमारा तिब्बती समाज है वो किस चीज़ से जकड़ा हुआ था? अंधविश्वासों से। किन चीज़ों से? अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ था। अंधविश्वास थे वहाँ के लोगों में। और कौन कौन से अंधविश्वास थे वो हम देखेंगे आगे, कि लोग बौद्ध सन्यासियों के द्वारा दिए गए गंडे तावीज़, गंडे मैंने आपको कल नहीं बताया था वो क्या होते हैं? तावीज़ होते हैं। कई लोग अपने गले में तावीज़ पहनते हैं कि ये हमारे गुरुजी ने दी है, इसका नाम कि हमें पहनना ज़रूरी है, इससे हमारी नज़र बचेगी, ये वो। तो तावीज़ लगाए जाते हैं, डाले जाते हैं। तो लेकिन उससे पहले अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था, मैंने बताया आपको, ठीक है। और आपको ये भी बताया था कि मैंने कि लेखक ने तिब्बत की यात्रा कब की थी? 1929-30 में। तो 1929-30 का वर्णन किया जा रहा है कि उस समय का तिब्बती समाज अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था। लोग बौद्ध सन्यासियों के द्वारा दिए गए गंडे तावीज़ होते हैं अपनी रक्षा का आधार मानते थे। समाज में कानून व्यवस्था अत्यंत दयनीय स्थिति में थी। यहाँ आपको ऊपर वाले जो क्वेश्चन हमने किया उससे पता ही चलता है कि कानून व्यवस्था नहीं थी, यानी कि दयनीय स्थिति थी। लोग बंदूक, पिस्तौल आदि को लेकर खुलेआम घूमते थे। मार्ग में चोर लुटेरों का डर रहता था। डकैत यात्रियों को मारकर लूटते थे। पुलिस गवाहों के अभाव में कुछ नहीं कर पाती थी, ठीक है। जान जाने के डर से कोई भी किसी के विरुद्ध गवाही नहीं देता था। अगर उसने गवाही दी तो हो सकता है कि चोर डकैत जो हैं वो आकर उन्हें ही मार डालें, इसीलिए कोई गवाही नहीं देता था। लेकिन यहाँ ये होने के बाद भी कुछ अच्छी बातें भी थी। वहाँ पर तिब्बती समाज में उस समय जातिवाद, छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं था। किसका कोई भेदभाव नहीं था? जाति पाति और छुआछूत का। ये मेन बातें हो गई जो आपके लिए उस समय के तिब्बती समाज की अच्छी बातें थीं। स्त्रियां पर्दा नहीं करती थी। उस समय में स्त्रियां जो पर्दा नहीं करती थी। अपरिचितों को भी घर के भीतर आने की मनाही नहीं थी, यानी कि वो घर के भीतर जा सकते थे। मैंने बताया था अपने लिए चाय बना सकते थे। किससे बनाते थे? सोडा, मक्खन, मैंने बताया था आपको, नमक से। यात्रियों का आवास तथा खाने पाने की सुविधा दी जाती थी। यात्रियों के आवास यानी रहने का और खाने पाने की सुविधा थी। आप किसी के घर जाते हैं तो उस समय रहने का प्रबंध अच्छी तरह हो जाता है। अगर दिन में जाते हैं, शाम के समय आपको पता है कि चढ़ पीकर नशे में धुत हो जाते हैं, लेकिन जो यात्री दिन में आ जाते हैं उनको रहने का बहुत अच्छा प्रबंध मिल जाता है और खाने पीने का भी। ये लोग छठ नामक मादक पे पान करते हैं। और वहाँ के जो लोग हैं, मैंने आपको बताया था कि शाम के समय एक मादक पदार्थ पीते हैं और जिसको पीने के बाद वे अपने होश हवास खो देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित जो क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर, वो हम करेंगे। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले, ठीक है। सुमति के यजमान थे। जो यजमान क्या होते हैं बेटा? जो पंडित होते हैं उनके दान पुण्य यानी कि जो करते हैं उन्हें, जो उन्हें अपना गुरु मानते हैं, वो यजमान होते हैं। और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? कि सुमति के व्यक्तित्व की, चरित्र की, करैक्टर यानी करैक्टर स्केच वर्णन करना इसमें हमने। तो हम देखते हैं सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग हर गांव में लेखक को मिले, हर एक गांव में। इससे सुमति के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं प्रकट होती हैं। जैसे नंबर 1, सुमति मिलनसार एवं हंसमुख व्यक्ति हैं। मिलनसार है, सबसे मिलकर रहता है, और हंसमुख व्यक्ति है जो लोगों से समय समय पर मिलता रहता है, ठीक है। इसी कारण मिलनसार कहा गया है। सुमति उन लोगों के बीच धर्म गुरु के समान है जो उन्हें बोध गया से लाए कपड़ों से बने गंडे दिया करते थे।
बोध गया से क्या लाते थे, मैंने बताया था आपको, वहाँ से कपड़ा लाना, तावीज़ लाना, भस्म लाना और उसमें भस्म डालकर कपड़े में बांध कर उन्हें देना तावीज़ बनाकर। तो वहाँ के लोग उन्हें क्या मानते थे, धर्म गुरु। सुमति समय के पाबंद हैं, वे समय पर लेखक के ना पहुँचने पर नाराज भी हो जाते हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि वे समय के पाबंद हैं। सुमति लालची स्वभाव वाले हैं, वे यजमानों में बदगया से लाए कपड़ों से बने गंडे समाप्त हो जाने पर साधारण कपड़ों का बना गंडा देकर उन्हें धन प्राप्त करते हैं। अगर वहाँ के कपड़े बोध गया से लाए हुए कपड़े समाप्त हो जाए तो लोगों के साथ छल करते और साधारण कपड़ों में उन्हें तावीज़ बनाकर दे देते हैं। सुमति बौद्ध धर्म में आस्था तथा तिब्बत का अच्छा जो होता है वो भौगोलिक ज्ञान रखते हैं, जियोग्राफिकल नॉलेज है उन्हें, कहाँ की, तिब्बत की। उनका बौद्ध धर्म में विश्वास है और वहाँ की तिब्बत की अच्छी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी है। वे आतिथ्य सत्कार में कुशल हैं, जो कोई आता है तो उसका बहुत अधिक स्वागत, वेलकम, वार्म करते हैं, यानी कि अच्छे ढंग से करते हैं। उन्होंने लेखा का इंतजार करते हुए चाय को 3 बार भी गर्म किया। भाई हम दोनों जो आएंगे, लेखक आएगा उसी के साथ चाय पीऊँगा। ऐसा करने पर इससे पता चलता है कि वे जो अपना मेहमान होता है उसे भगवान मानते हैं और उसका सत्कार भली भांति करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा प्रश्न। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय करते हैं। ठीक है, हमारा जो व्यवहार होता है, आचार, हमें कैसा मानते हैं, अगर हमारी वेशभूषा अच्छी होती है तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा है। लेकिन क्या ये कथन सही है, इस पर हम विचार व्यक्त करते हैं। देखते हैं उत्तर क्या, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या मिलता है हमें। सामान्यतः लोगों में एक धारणा बन गई है कि पहली बार मिलने वाले व्यक्ति का आंकलन उसकी वेशभूषा देखकर किया जाता है। उसकी वेशभूषा देखी जाती है और उसका ही आंकलन किया जाता है कि वह कैसा व्यक्ति है। जाते समय उसके विचारों से, पहले किससे किया जाता है, वेशभूषा से, और जब वो जाता है तब उसके विचारों से। लोगों जो होते हैं वो व्यक्ति के कपड़ों को देखकर एक धारणा बना लेते हैं और उसका मान सम्मान वैसा ही करते हैं। व्यक्ति के क्या देखते हैं, कपड़े देखते हैं, और कपड़े देखने के बाद धारणा बनाते हैं और उसका रिस्पेक्ट भी वैसे ही करते हैं। अगर अच्छे कपड़े हैं, आपने देखा होगा किसी के घर जाते हैं तो अगर अच्छे कपड़े पहन के गए, बहुत यानी कि ये तो हाई फाई है, इसकी तो अच्छा वेलकम करना चाहिए। आप किसी होटल में भी जाते हैं तो स्टैंडर्ड के कपड़े पहन के जाते हैं तो वेटर भी आगे पीछे घूमते हैं। नॉर्मल होकर जाएंगे तो कहेंगे नॉर्मल होगा, कोई टिप नहीं देगा। यही लोगों में धारणा बन चुकी है। स्वयं लेखक को भी इन परिस्थितियों से दो चार होना पड़ा था। ठीक है, मेरे विचार से हमारा आचार व्यवहार तथा व्यवहार का तरीका व्यक्ति की वेशभूषा के आधार पर तय नहीं होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि अच्छे कपड़े पहनने वाला बहुत अच्छा इंसान भी हो। जो अच्छे कपड़ा पहनता है वो अच्छा इंसान भी होगा। यदि ऐसा होता तो सभी सफ़ेदपोश नेतागण अच्छे व्यक्ति होते, यानी कि जो सफ़ेद कपड़े पहनने वाले नेता लोग पहनते हैं वो अच्छे व्यक्ति होते हैं। अच्छी वेशभूषा में कुत्सित विचार वाले लोग भी हो सकते हैं। जो अच्छे कपड़े पहने हैं वो बुरे विचारों वाले भी हो सकते हैं। सस्ते तथा निम्न कपड़े से कोई व्यक्ति निम्न कोटि का नहीं हो जाता। कीचड़ में खिलने से कमल की सुंदरता तो कम नहीं हो सकती। यदि हम देखें तो महात्मा गांधी का देख सकते हैं। महात्मा गांधी साधारण कपड़े पहनते थे, लेकिन उन्हें एक देश को आज़ाद करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लाल बहादुर शास्त्री को देखें, वो भी साधारण कपड़े पहनते थे और हमारे प्रधानमंत्री बने। अब्दुल कलाम को देखें तो भी वो साधारण कपड़े पहनते थे। यानी कि ऐसा नहीं होता कि साधारण कपड़े पहनने वाला व्यक्ति ही देश क्या हो, अच्छे विचारों का हो। साधारण जो कपड़े पहनता है वो अच्छे विचारों वाला नहीं होगा, और जो स्टैंडर्ड के कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो अच्छे विचारों वाला होगा। ऐसा कुछ नहीं है, साधारण कपड़े पहनने वाले भी अच्छे विचारों वाले हो सकते हैं। तो यहाँ कीचड़ का एग्जाम्पल दिया और 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ, तो आप उनसे भी समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न 10 में क्या कहा गया है। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शव चित्र प्रस्तुत करें। यहाँ की स्थिति आपके जो राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जो नेपाल का पड़ोसी देश है। ये कहाँ है, भारत के उत्तर में, जो नेपाल का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। यह समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचाई पर है। कितनी, समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट। इस पहाड़ी प्रदेश के रास्ते बहुत ही ऊंचे ऊंचे
नीचे हैं। यहाँ पहाड़ों के मोड़ सुनसान और ख़तरनाक हैं। ठीक है, जो पहाड़ों के जो मोड़ हैं बड़े सुनसान हैं और ख़तरनाक। यहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं होती। यहाँ एक और हिमालय की ऊंची चोटियाँ हैं तो दूसरी ओर नंगे पहाड़, यानी कि वहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं है। एक तरफ हिमालय की ऊंची चोटियाँ हैं तो दूसरी तरफ कोई पहाड़ नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ की जलवायु भी अनुपम है। ठीक है, धूप वाले भाग में जहाँ तेज़ गर्मी पड़ती है वहीं छाए वाले भाग में खूब ठंडक पड़ती है। थोरला यहाँ का दुर्गम डांडा है। तिडरी एक विशाल मैदानी भाग है। मैंने आपको बता दिया है कि तिंगरी में भी गए थे। वो विशाल जो मैदानी भाग है, समतल इलाका है जिसके चारों ओर पहाड़ है, तो इसके बीच में एक पहाड़ी है जिस पर देवालय भी स्थित हैं। तो आप इसके साथ साथ आप अपने शहर का वर्णन कर सकते हैं। आप अगर किसी शहर में रहते हैं, आप हरियाणा की किसी जगह पर रहते हैं या आप दिल्ली रहते हैं, तो आप अपने दिल्ली का, या हिसार रहते हैं, हरियाणा के एक ज़िला हिसार में रहते हैं, तो आप अपने शहर का वर्णन कर सकते हैं, अपने राज्य का वर्णन भी कर सकते हैं। वो अपने विचारों को आप अपने आप वर्णित करेंगे। और यहाँ तक जो करवाया गया है, मैं चाहती हूँ, कामना करती हूँ कि बच्चे आपको अच्छी तरह से ये समझ आ ही गया होगा। ओके बेटा, धन्यवाद।